दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं दिल ने ये ठान लिया है, जीवन ने ये अपना लिया है, समाज सेवा ही धर्म है ये हमने मान लिया है। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है हेमंत निगम जी, जो कि समाज सेवी हैं, जो समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं तथा समाज के हर क्षेत्र में समाज सेवा के लिए अपने और अपनी टीम के साथ लगे रहते हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये समाज के किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तथा समाज के उत्थान के लिए इन्होंने अभी तक क्या काम किए हैं और आगे क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो हेमंत जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। नमस्कार हेमंत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज सेवा ये एक बहुत बड़ी सेवा होती है, इसके बारे में आपके मन में विचार कैसे आया? ऐसी कौन सी ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हुई जिससे कि आपके मन में समाज की सेवा करने के प्रति एक भाव पैदा हुआ? सर, मेरा बचपन जैसे कि है झांसी में बीता। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारा एक संयुक्त परिवार था जिसमें हमारे माँ बाप, चाचा, बुआ वगैरह सभी थे। 15 लोगों की फैमिली थी। तो मेरे जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको मेरा बचपन उन्हीं के साथ बीता। जब जब मैं उनके साथ बात करता था, बैठता था, तो वो हमेशा देश सेवा की भावना की बातें करते थे। उनके अंदर ये बात थी कि जो भी करो समाज के लिए, अपने नौकरी करो, आगे चल के व्यापार करो, लेकिन देश और समाज के लिए योगदान देना कभी मत भूलना, क्योंकि ये सब हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम अपना जो भी योगदान है वो देश समाज के लिए ज़रूर दें। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, उनका देहांत हुआ, लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ करने की भावना उन्हीं से ही मिली। उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे आगे चल के कुछ ना कुछ, विशेषकर मेरा जो झुकाव था वो बच्चों की तरफ था कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, और बच्चों के लिए मैं आगे मन में भावना थी। और इसीलिए मैंने सोचा कि आगे चल के कभी ना कभी, मुझे कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन कभी, और मैं हमेशा ये सोचता था कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसके माध्यम से मैं समाज सेवा कर सकूँ। तो इसी में मेरे को जब बिज़नेस में व्यस्त हुआ, व्यापार करने लगा, धीमे धीमे व्यापार भी मेरा आगे बढ़ा। मैंने 0 से ही स्टार्ट किया। दूसरा मेरे प्रेरणा के स्रोत थे वो शिवराज सिंह वर्मा जी थे, जो मुझे ग्वालियर कलेक्ट्रेट में उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनका एक आह्वान था, एक मीटिंग थी, एक मोटिवेशनल मीटिंग थी उनकी एक। उन्होंने सभी को कॉल किया था, समाज के जो वर्ग है उनको कॉल किया था। मेरी पहली बात उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग हुई इनसे। तो उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच दी, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। वो गाँव गरीब मजदूर के लिए मसीहा हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ। उन्होंने से ही मैंने सीखा कि लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि कोई ये नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है। लोग शिकायत ही हमेशा करते हैं समाज से, प्रशासन से, सरकार से, लेकिन उस शिकायत में वो अपना योगदान देना भूल जाते हैं कि हमें, मेरी भी कोई ड्यूटी है, मेरा भी कोई योगदान है, मेरा भी कोई पार्टिसिपेशन है समाज के प्रति जो मुझे देना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे हमेशा कहा, तुम अपना बेस्ट दो समाज के लिए, तुम कभी शिकायत मत करो। लोग हमेशा शिकायत ही करते हैं, और जो बनता है वो करो, जो स्वेच्छा से बन सकता है वो करो, और जितना हो सकता है अच्छा उस समाज के लिए करो, बेस्ट दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने मुझे राजानंदन संस्थान से जोड़ा जो हैप्पीनेस के लिए काम करता था। इस तरह से हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, और समाज के लिए जो प्रेरणा मिली मुझे इन 2 व्यक्तियों से मिली, एक मेरे दादाजी, दूसरा शिवराज सिंह वर्मा। हेमंत जी, जैसा कि हमने देखा है कि जो बच्चे मुस्कुरा नहीं पाते, छोटे ही जीवन में अभाव रहते हैं, खिलौना तो उनके लिए एक बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि उनके लिए खाना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन्हें किस तरह खाना मिले। लेकिन आपने समाज सेवा करते हुए उन छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लेकर आए और खिलौने भी आपने बांटे हैं। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये बच्चों के लिए आपने किस तरह उनके चेहरे पे मुस्कान लाए, किस तरह उनके लिए आपने खिलौने बांटे? जब हम राजानंदन संस्थान से जुड़े तो शिवराज वर्मा, जिनके बारे में मैंने आपको अभी जिक्र किया, शिवराज वर्मा जी ने के पास मुख्यमंत्री का एक आह्वान आया। वो गांव के गरीब बच्चों को, जिनको कभी आनंद नहीं मिला, जो आनंद से वंचित थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर फैमिली से थे, गांव गरीब मजदूर परिवार के बच्चे थे, एक्चुअल में आनंद उनको कभी नहीं मिलता। उनको जब पता चला कि जो मुख्यमंत्री हैं
वो गांव गरीब बच्चों को खिलौने बांटना चाहते, उनकी एक इच्छा है। तो उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी, तो मैंने तुरंत ही, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता, तो मैंने हामी भर दी, ये खिलौने मैं बांटूंगा बच्चों को और गांव-गांव जाके बांटूंगा। तो इस तरह से ये कारवां शुरू हुआ और हमने गांव-गांव जाके गरीब बच्चों को खिलौने बांटे, जो बच्चे वंचित हैं, जो आदिवासी हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्होंने कभी आनंद नहीं देखा, तो हम गाँव-गाँव जाके बच्चों को खिलौने बांटते थे। इस तरह से ये खिलौने बांटने का कारवां शुरू हुआ और ये कब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में बन गया ये हमको भी नहीं पता चला, लेकिन जब हम बहुत खुशी हुई जब हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम आया बच्चों को खिलौने बांटने के लिए, तो हमें इस तरह से हमें मोटिवेशनल भी बना और हमने बच्चों को खिलौने बांटने आगे भी जारी रखे। सर, हमने एक चीज़ और देखी थी कि आपने एक समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका भी निभाई है। जो हमने देखा है कि सेंट्रल जेल में जो महिलाएं आती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा जेल के अंदर नहीं हो पाती है या उनको वो नहीं मिल पाती है परिपाटी जिससे कि वो अपने भविष्य को बना सकें, तो आपकी सोच उस तक गई। इसके लिए सबसे पहले हम और हमारा पूरा दूरदर्शन टीम हम आपके आभारी हैं कि आपने इतनी अच्छी सोच लेके पहल करी है। तो ये पहल आपने कैसे शुरू करी और सेंट्रल जेल के अंदर किस तरह वहाँ पे बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करी है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। एक बार हमारे को ऐसे मौका मिला कि हमको पता चला कि सेंट्रल जेल में एक महिला वार्ड है, जबकि हमने जो सुन रखा था हमें सिर्फ यही पता था कि वहाँ कैदी रहते हैं, हमको ये नहीं पता था कि वहाँ बच्चे भी रहते हैं। हमको किसी ने बताया कि वहाँ बच्चे भी रहते हैं जो महिला वार्ड में रहते हैं। तो हमने वहाँ पर जो जिला अधीक्षक है उनसे संपर्क किया, साहू जी से, वहाँ के जो जेलर हैं प्रभात कुमार जी से, उनसे संपर्क किया। तो हमने कहा सर हम कुछ बच्चे रहते हैं, हमने सुना है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रहते हैं, आ जाओ। तो मैंने कहा मैं उनको खिलौने बांटना चाहता हूँ। जब हम जेल के अंदर गए महिला वार्ड में, हमने बच्चों को देखा तो हमारे अंदर ये भावना आई कि बच्चे जो महिला के साथ रहते हैं बेचारी, उनका क्या दोष है, उनके साथ क्या अन्याय हुआ है जो वो सज़ा काट रहे हैं अपनी माँ के साथ। माँ का दोष है, माँ भुगते उस दोष को जो उसने किया है, उसमें बच्चा इनोसेंट है वो क्यों भुगत रहा है उसको। तो हमने देखा बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और उनको पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो उनका रहन सहन देख के मुझे लगा कि इस बच्चे के लिए कुछ किया जाए। तो हमने जेलर से बात की, अधीक्षक से बात की कि हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, यहाँ पर कोई नहीं आता बच्चों के लिए करने के। हमने खिलौने के साथ साथ फिर हमने प्लान किया, हमने वहाँ बाल शिक्षा केंद्र की स्थापना कराई। उनका ही एक प्रेमिसेस हॉल पूरा लिया, उसमें क्लासरूम बनवाया, उसमें टॉयज़ रखवाए, प्रॉपर डुअल डेस्क का इंतज़ाम किया बच्चों के लिए, ब्लैक बोर्ड लगवाया, अंदर पूरी पेंटिंग कराई, पूरा उसका रिनोवेट कराया कि बच्चा वहाँ पर पढ़ भी सके, आनंद भी ले सके बचपन का। आज बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, शिक्षा मिल रही है। वहीं की टीचर उनको एक शिक्षा देती थी जो पेड़ के नीचे पढ़ाती थी, वो वहाँ पर प्रॉपर अब उनको शिक्षा दे रही। बच्चे खूब खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आगे हमारा अभी प्लान है वहाँ हम उनको राइड्स भी लगाएं ओपन एरिया में कि बच्चे वहाँ झूलों का भी आनंद ले सकें। क्योंकि महिला के साथ जो बच्चे रह रहे हैं वो 6 साल तक के बच्चे अलाउ रहते हैं। अगर उसके बाद महिला की अगर सज़ा ज़्यादा है तो बच्चे उनको फैमिली को दे दिए जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये था, ऑब्जेक्ट ये था कि बच्चे 6 साल तक एटलीस्ट अपना शिक्षा पूरी ग्रहण कर सकें और आनंद ले सकें। दोनों ही बातें थी कि बचपन एंजॉय सके। बचपन जो ग्रामीण बच्चों का होता है वो बचपन से वंचित रहते हैं, उनको आनंद नहीं मिलता है। तो वो भाव हमारे अंदर थी, वो भावनाएं हमारे अंदर थी कि हम वहाँ जाके फिर हम बच्चों के लिए कुछ कर पाए। आज बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बाल शिक्षा केंद्र में बैठे हुए हैं और आनंद भी ले रहे हैं। अभी इंटरनल गेम्स से इंडोर गेम्स में खेल रहे थे, अब हम उनके लिए राइड्स वगैरह भी वहाँ लगवा रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ विदिन 15 डेज राइड्स वगैरह भी लग जाएंगे, वो आनंद ले सकेंगे बच्चे। हेमंत जी, इसी तरह हमने देखा कि आपने कुछ आंगनबाड़ी में भी काफ़ी काम किए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने आंगनबाड़ी में सहयोग किया है समाज के क्षेत्र में, और कौन कौन सी आंगनबाड़ियों में किया है, और अभी कितनी और आंगनबाड़ियाँ हैं जहाँ पे आपको कुछ कमी लगती है, या आपकी टीम आप लोग उसमें और क्या नया करना चाहते हैं जिससे कि वहाँ पे जो रहते हैं लोग या वहाँ पे जो संस्थाएं जुड़ती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। सर, जब हमको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बच्चों को खिलौने बांटने के लिए मिला, हम जब गांव-गांव जाते थे उसके लिए जब हमको सम्मान मिला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो ग्वालियर कलेक्टर उस समय अनुराग चौधरी जी थे। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने अपने चैम्बर में हमको कॉल किया, उन्होंने अपने हाथ से हमको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया, सम्मान किया बुक सहित। और उन्होंने हमसे ये इच्छा जाहिर की कि तुम गांव-गांव जाते हो, बच्चों को खिलौने बांटते हो, तो हमारी जो आंगनवाड़ियाँ हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं और शहरी क्षेत्र में भी हैं। तो हम चाहते तुम दोनों की जगह काम करो,
वहाँ बच्चे काफ़ी आते हैं, उनको वहाँ पर वो सुविधाएं मुहैया कराओ जिससे कि बच्चे वहाँ पर आनंद ले सके। बाहर आप देख के आते हो तो कई बार बच्चे खेलते हैं फिर इधर उधर खिलौने, तो अगर आंगनवाड़ी में बच्चे आएंगे, खेलेंगे, खिलौने रहेंगे तो उनको ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो मेरे मन में ये भावना आई कि ये कंसेप्ट अच्छा है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, क्यों ना आंगनवाड़ियाँ गोद ली जाएँ। सबसे पहले एक शहरी आंगनवाड़ी मैंने गोद ली जो कि बिरला नगर में वार्ड 16 में है। उसको मैंने मध्य प्रदेश की पहली एसी आंगनवाड़ी बनाई, आधुनिक पूरी बनाई, उसमें पेंटिंग वगैरह कराई, बच्चों के लिए खिलौने रखे, वहाँ पर इंडोर गेम्स रखे, एसी लगवाया, उसमें पूरा इंटीरियर सौर मंडल ऊपर बच्चों के लिए बनवाया। तो बच्चे खाने पीने के साथ साथ वहाँ बच्चे आके खेलते भी हैं। दूसरी आंगनवाड़ी अब हमारा प्लान है ग्रामीण की एक आंगनवाड़ी विकसित की जाए, क्योंकि ग्रामीण का बच्चा सबसे ज़्यादा वंचित है सुविधाओं से, आनंद से और शिक्षा से। तो अभी हमारा जो दूसरा प्लान है, हम सर्च कर रहे हैं कि ऐसी कोई एक आंगनवाड़ी जो प्रेमिसेस तो गवर्नमेंट का हो और उसको हम डेवलप करें, क्योंकि डेवलप करने के बाद कई बार क्या होता है कि जो किराए की होती है आंगनवाड़ी वो ले जाता है, फिर कंटिन्यू अगर नहीं हो पाती। तो हमारा प्लान है गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी हो, प्रेमिसेस उनका हो, उसको हम डेवलप करें। तो जो ग्रामीण का बच्चा है वो भी आनंद ले उस वहाँ पर आके और वहाँ एंजॉय करे, आनंद ले। हम उसको भी ऐसी ही आंगनवाड़ी बनाएंगे, सारे टॉयज़ और शिक्षा की जो भी सामग्री है, क्योंकि मेरा बच्चों से झुकाव है, टॉयज़ के साथ साथ शिक्षा की सामग्री में वो पढ़े भी वहाँ पर। बाल शिक्षा केंद्र की स्थापना जिस तरह से बिरला नगर में हुई है पहली इसी आंगन बाल शिक्षा केंद्र की, कि बच्चा फर्स्ट से सेकंड तक वहाँ पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो बाहर जाएगा, एडमिशन ले लेगा। तो जो दूसरा प्लान है हमारा आंगनवाड़ी का ग्रामीण के क्षेत्र में है, उसे हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। हेमंत जी, ऐसे ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आज कहीं ना कहीं अभाव की कमी की वजह से उन्हें स्टेशनरी की किट जो आजकल के समय में सब महंगी हो गई हैं, तो उनको जैसे पेन है, कॉपी है, किताब है, पेंसिल है या कुछ मोबाइल्स हैं, तो जिस तरह की वो अपने जीवन को पढ़ सके या उनको, तो इस तरह की किट की भी क्या आपने व्यवस्था करी है, या ऐसे किस तरह के बच्चे आपसे संपर्क कर सकते हैं जिनको अगर पढ़ने की रुचि है और उनको स्टेशनरी किट चाहिए? तो ये जब हम बच्चों को खिलौने बांटने गांव ग्रामीण इलाके में जाते थे, आदिवासी गांव था जो बच्चा वंचित है, जो आनंद से दूर है, हम उसको जब खिलौने बांटने जाते तो ये चीज़ हमने महसूस की कि बच्चा शिक्षा से भी वंचित है। वहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे वो कई बार बच्चों को अपने साथ दिहाड़ी के लिए ले जाते थे, बच्चा घर पे नहीं छोड़ते थे। लेकिन हमने जब टॉय दिया उनसे हमने बात की कि नहीं देखिए, खाना तो कोई भी खिला देगा, बच्चे की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण, आपको क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो कहते हैं बच्चों को घर में नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कि नहीं, हम इनके लिए प्रेरित करते हैं आपको, हम इसके लिए आपको एक किट देंगे बच्चों के, आप बच्चों को बगल वाले स्कूल जो पढ़ा उसमें भेजिए। तो वो धीमे धीमे तैयार हुए। हमने वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनसे बात की कि आप में से पढ़ा सबसे ज़्यादा कौन है? तो किसी ने बताया मैं 8वीं पास हूँ, किसी ने कहा मैं 5वीं पास हूँ। तो मैंने ये जो छोटे बच्चे इनको आप पढ़ाइए, इनकी पूरी शिक्षा की सामग्री मेरी जिम्मेदारी, मैं दूंगा आपको, बुक से लेके पेन से रबर कटर पूरी एक किट बना के दूंगा। और जब आपको ज़रूरत हो आप हमको कॉल कीजिए, हम हमेशा यहाँ पर आएंगे और आपको, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हम ग्रामीण में सबसे ज़्यादा लोग पिछड़े हुए हैं शिक्षा के प्रति। खाना तो कोई भी खिला देता है, लेकिन अगर आप किसी एक बच्चे को शिक्षित करते हैं, वो भी एक निराश्रित बच्चा जो गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर आप उसको शिक्षित करते हैं तो वो बड़े होकर 10 लोगों को खाना वैसे ही खिला देगा। तो हमारे मन में ये भावना थी, ये हमारे मन में कि हमने लक्ष्य लेके चले कि क्यों ना हम शिक्षा के लिए भी काम करें हैप्पीनेस के साथ साथ, जिससे ग्रामीण का बच्चा भी पढ़े और आगे बढ़े। तो ये सोच के हमने किट बनवाई और हम गाँव गरीब इलाकों में जाते थे और बच्चों को टॉयज़ के साथ साथ किट भी बांटने लगे कि वो पढ़ाई भी करे साथ साथ, तो जिससे उसको रुझान होगा। तो एक बार रुझान हो गया तो फिर वो पढ़ जाता है। ये सोच के हमारी भावना थी और हमने ये सोच के आगे बढ़े और किट, हमने जो स्टेशनरी बैंक की स्थापना की उसमें हमने ये किट प्रोवाइड की, जिसमें बेसिक चीज़ें, बुक थी, एक नोटबुक थी, एक रबर कटर पेंसिल जो कि बेसिक में आती है, कि बच्चे का एक बार जब हाथ में आएगी चीज़ तो रुझान बढ़ेगा, वो पढ़ाई में आगे बढ़ेगा खेलने के साथ साथ। ये सोच के हम आगे बढ़े। टॉय बैंक के साथ साथ हमने स्टेशनरी बैंक की भी स्थापना की और इस तरह से हमने आनंद के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया। इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रक्तदान महादान होता है, तो इसमें भी आपके ने किस तरह समाज में लोगों को सुविधा मुहैया कराई है? किस तरह उन लोगों की कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है या कोई परेशानी आई है तो किस तरह आपके ने समाज में लोगों को सहयोग किया, इसके बारे में भी आप बताएं। सर, जब मैं लगभग ये 95 की बात है, मैं झांसी में MSc की पढ़ाई करने गया था। ये लगभग 25 साल पुरानी बात है। मेरे अंदर किस तरह से भावना आई कि रक्तदान करना चाहिए और इससे बड़ा कोई दान नहीं है।
मैं जब पढ़ाई करने गया तो पहली बार मेरा जो कज़िन वहाँ पर रहते हैं वो जेसीस के प्रेसिडेंट थे, उनका एक कैंप लगा हुआ ब्लड टेस्ट कैंप, मैंने वहाँ अपना ब्लड टेस्ट कराया जो कि एबी पॉजिटिव निकला। नेक्स्ट डे ही मेरे पास एक केस आया बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से कि ये गर्भवती महिला है जिसको एबी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। तो पहली बार मैंने हिम्मत जुटाई और ब्लड डोनेट किया जाके। मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई कि मैंने वाकई किसी का जीवन दान दिया, किसी को जीवन दिया है, क्योंकि महिला बहुत वीक थी, उसका इतना ज़्यादा जो है था एनीमिया की कमी थी और उसको ब्लड की आवश्यकता थी। और खुशनसीबी थी मेरे को कि उसका ब्लड मेरे से मैच कर गया, एबी पॉजिटिव मेरा था, उसका भी एबी पॉजिटिव था। तो जब मैं ब्लड दे के आया मेरे अंदर मैंने आनंद की अनुभूति महसूस करी। फिर तब से मैं रेगुलर ब्लड डोनर हो गया हूँ। आज लगभग मैं 50 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और क्वार्टरली साल में कभी 2 बार कभी 3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। और मैं लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि ब्लड डोनेट करने में कुछ नहीं होता है। मैं 50 से बार खुद ज़्यादा बार रक्तदान कर चुका हूँ। आज भी हमारे ग्वालियर शहर में पूरे साल में आप मिला के चलिए कि 30,000 ब्लड यूनिट की आवश्यकता होती है और हम केवल 15,000 जो ब्लड यूनिट है वो ही अरेंज कर पाते हैं। कई लोग ब्लड की कमी से मर जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है उनको ब्लड की कमी से। तो आप सभी लोग से मैं ये भी आह्वान करता हूँ जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि ब्लड जरूर डोनेट करें, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से कभी कोई कमजोरी नहीं आती है। मैं पिछले 25 साल से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। आपका जो फ्रेश ब्लड है वो बिल्कुल 48 से 72 घंटे में दोबारा से बन जाता है। हाँ, आपके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, ये आप जरूर चेक करा के ब्लड दें। लेकिन कभी भी ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमजोरी नहीं आती, ना कोई बीमारी होती है। इससे आपको और अच्छा लगेगा कि हम किसी को जीवन दान दे रहे हैं और किसी की जान बचा रहे हैं। तो रेगुलर ब्लड डोनर भी हो जाएंगे जब आप ब्लड डोनेट कर लेंगे और एक आपको अंदर से आनंद की अनुभूति भी होगी कि मैंने किसी की जान बचाई है। सर, हमने सुना है कि आपने कोविड के दौरान भी काफ़ी लोगों की मदद करी है, काफ़ी समाज सेवा करी है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि उस दौरान आपने किस तरह लोगों की मदद करी है, किस तरह लोगों को सहयोग पहुंचाया है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। सर, इस समय हम कोविड की लगभग तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। इससे पहले 2 लहरें कोविड की निकल चुकी हैं। जो सबसे पहली लहर आई थी वो कोविड की 2020 में मार्च 23 को लॉकडाउन पूरे हमारे देश में लग गया था। जो कोविड की पहली जो लहर आई थी उसमें हमने काम करना शुरू किया था, क्योंकि हम समाज से जुड़े थे, हम समाज के लिए काम कर रहे थे। इसमें पूरा मुझे घर का सहयोग मिला, हमेशा मिला। मेरे माँ बाप ने हमेशा सहयोग किया, मेरी वाइफ ने हमेशा सहयोग किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि कोविड है, जबकि वो फर्स्ट वाला बहुत डेंजरस था और पहली बार हुआ था तो सभी लोग घर के अंदर थे उस समय। लेकिन उस समय हम बाहर निकले और हमने प्रशासन के साथ काम किया। 3 चैलेंजेस थे प्रशासन के साथ। एक तो प्रधानमंत्री की जो योजना थी उन्हें राशन बंटवाना था, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था 2 महीने के लिए। तो वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करना था सभी वार्डों में, 60 से 65 वार्ड थे जिनमें राशन डिस्ट्रीब्यूट करना था। वो एक चैलेंज था उनके पास। दूसरा जो था इसमें पका भोजन वितरण करना। जो हमारे शहर की काफ़ी संस्थाएं हैं जो कि पका भोजन, जो गांव प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आके फंस गए थे, उनको पका भोजन देना था। उनके पास कोई राशन की उपलब्धता नहीं थी। तीसरा था उन लोगों के पास राशन उपलब्ध नहीं था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको कैसे राशन उपलब्ध कराया जाए। ये 3 चैलेंजेस थे। तो पहला जो चैलेंज था वो 60 वार्डों में 63 वार्ड जो शहरी और ग्रामीण में जो वार्ड है उन तक राशन पहुंचाना था। उसके लिए जो हमारे उस समय नोडल अधिकारी थे शिवराज वर्मा जी, और ये एक्साइज में एडिशनल कमिश्नर थे उस समय, उनको कलेक्टर ने कॉल किया। उन्होंने 300 वॉलंटियर्स की टीम तैयार करी। हम लोग रात भर टीम तैयार करते थे कि आज 5 वार्डों में, आज 7 वार्डों में राशन वितरण करना है। तो हम लोग पूरी 300 वॉलंटियर्स टीम उस 2 महीने के कोविड के दौरान सबसे पहले हम लोग ने कच्चा राशन उनको वितरण किया जिनके पास राशन कार्ड था। तो 60 वार्डों में वितरण करने के बाद दूसरा हमारे पास चैलेंज आया कि पका भोजन वितरण करना है। ये खत्म होने के बाद हमने पका भोजन, समाज की कई संस्थाएं थी जो वितरण करा रही थी। जो प्रवासी मजदूर थे जो बाहर से आके फंस गए थे, ठेकेदार गायब हो गया था, पुल के पे काम चल रहा था, वो अपना सब कुछ छोड़ के जा चुका था। लेकिन हमें लगा पूरी फैमिलियां हैं जो बाहर से आके रुक गई हैं, उनको भोजन कैसे कराया जाए, तो उनकी भोजन की उपलब्धता कराई। तीसरा ये था कि कुछ लोगों के पास राशन कार्ड ही नहीं था, ना वाइट था ना आर्थिक रूप से कमज़ोर का जो येलो कार्ड होता है, जो कि बहुत कमज़ोर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको वो कार्ड दिया जाता, वो भी कार्ड उनके पास नहीं था। बाहर से आए थे, किराए पे रह रहे थे, प्रवासी मजदूर भी थे उसमें कई लोग। ऐसी कई फैमिलियाँ थी शहर में। उसकी जानकारी हमको महिला वार्ड से मिलती थी। महिला बाल विकास विभाग जो कलेक्ट्रेट में है, वहाँ से हमको जानकारी शालीन सर और जो राजीव सिंह संघ के डायरेक्टर, उनके माध्यम से पता चल जाता था कि फलाने फैमिली रुकी हुई है, फलाने मजदूर हैं जो फंस गए हैं। तो हम उनको
अपनी जेब से राशन उपलब्ध कराते थे। लगभग हमने काफ़ी लोगों को राशन बांटा उन 2 महीने के दौरान जिनके पास कार्ड नहीं था। पक्का भोजन भी हमने वितरण करवाया। समाज की कई संस्थाएं हैं जो कि पक्का भोजन वितरण कर रही थी, हमने उनसे लेके वो भोजन भी वितरण कराया। ये था पहला फेज़ जो कोविड का था, जो बहुत डेंजरस था। लेकिन इसके बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि दूसरी लहर भी आ जाएगी जो इससे ज़्यादा खतरनाक होगी। जब दूसरी लहर आई वो बहुत डेंजरस थी, उसमें लोगों की ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे जा रहा था। तो हम लोगों ने तो पहले तो एक ग्रुप बनाया कि लोगों की कैसे मदद की जाए। कभी किसी को ऑक्सीमीटर चाहिए होता था, कभी किसी को ब्लड डोनेशन के लिए ज़रूरत पड़ती थी, कभी किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमें जहाँ से होता था हम वो ग्रुप में डाल के लोगों की मदद करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आई थी, कई लोगों के फ़ोन इसके लिए भी आते थे कि उनको शुगर है और उनको MRI कराना है, वो जा नहीं सकते, 2 घंटे बैठ नहीं सकते हैं। तो हम सक्षम जैसे एक था MRI सेंटर, वहाँ पर गए तो उसने कहा तुम मेरे को किसी भी तरह वहाँ से अपॉइंटमेंट दिला दो। और मेरा एक बार अपॉइंटमेंट, मैं 2 घंटे बैठ नहीं सकता। जब मैं सक्षम गया तो मैंने देखा कि वहाँ सारे कोविड पेशेंट हैं अंदर जो अपना वेट कर रहे हैं, वेटिंग में बैठे हुए हैं। मैं बड़ी हिम्मत करके अंदर गया, ईश्वर के ऊपर छोड़ के सबकी कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तो एक अच्छा काम कर रहा हूँ। और वहाँ से उसको अपॉइंटमेंट दिलाया, उसको वहाँ से फ़ोन किया कि तुम्हारा 4 बजे का अपॉइंटमेंट है, तुम 4 बजे आके, शुगर पेशेंट था, तुम सीधे 4 बजे आना, 4:15 पर तुम्हारी MRI हो जाएगी। वो इतना खुश हुआ वो सब चीज़ें सुनकर कि तुमने मेरी इतनी मदद की है। ऐसे मेरे पास कई फ़ोन आए, कई लोगों की मदद की, उनने फ़ोन पे से अपना पैसा ट्रांसफ़र किया और मैंने उनकी मदद की। लेकिन जो सेकंड वेव थी वो दिल दहलाने वाली सेकंड वेव थी। लेकिन उसमें जो मदद करके जो आनंद मिला लोगों की, वो एक अलग ही अनुभव है जिसको बयान नहीं कर सकते। मैंने लोगों को मतलब परेशान होते हुए, मरते हुए देखा है। कई माँ बाप जिनके बच्चे छोड़ के वो चले गए, उनको राशन भी नहीं था, हमने उनको राशन उपलब्ध कराया। पहले फादर की डेथ हो गई, फिर मदर की डेथ हो गई, बच्चे जो छोटे छोटे गोद में हैं उनको वो छोड़ के चले गए। हमको अखबार के माध्यम से पता चल जाता था, महिला बाल विकास से शालीन सर जो डिप्टी डायरेक्टर, उनके माध्यम से पता चल जाता था। हम उनको भी राशन उपलब्ध कराते थे जाके, बेटा जब तक सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं आती है तो हम आपको राशन उपलब्ध कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। उनके जहाँ वो रहते थे उनको घर वाले भी सपोर्ट करते थे कि कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई केसेस ग्वालियर में हमको महिला बाल विकास से मिले और हमने उनकी मदद की। दूसरा ग्रुप के माध्यम से हमने मदद की, हमने प्लाज्मा उपलब्ध कराया उनको। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत हुई तो वो भी हमने कलेक्ट्रेट में बात करके वो भी उपलब्ध कराया। किसी को ऑक्सीजन मीटर की ज़रूरत पड़ती थी, वो घर से निकल ही नहीं सक रहा था, वो फैमिली में ही व्यस्त था, फैमिली वाली वाइफ उसको छोड़ नहीं पा रही थी अपने हस्बैंड को। उनका फ़ोन आ जाता था किसी से कॉन्टैक्ट से कि भाई ये उपलब्ध करा देंगे आपको, तो हम लोग उनके लिए ऑक्सीमीटर उपलब्ध करा के उनको घर पर रख के आते थे बाहर से, ये रख दिया आप ले लीजिए, पैसे बाद में मिल जाएंगे, अभी तो आप अपने हस्बैंड को ठीक कीजिए। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि वो जो समय था वो असली मदद का था। मैंने वो मंजर जो देखा है सर, कि उसमें जो आदमी पैसा भूल गया था कि पैसे की भी कोई कीमत है, उसको बस ठीक होना था, किसी तरह मैं रिकवर कर जाऊं, किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं। तो वो जो था, अब जो तीसरी लहर आई है उसमें भी हम लोगों की मदद के लिए तैयार हैं कि लोग हमेशा हम आगे अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आते हैं तो हम उनके लिए पहले से प्रिपेयर है कि उनको अगर प्लाज्मा चाहिए, अगर उनको कोई मदद के लिए ऑक्सीमीटर चाहिए तो वो हम उनको उपलब्ध करा सके, अभी भी हम रेडी है। अच्छा, इस चीज़ में एक बहुत अच्छी बात हुई कि जब पहला कोविड आया था तो मुझे खुद कोविड हुआ, लेकिन कहते हैं ना ईश्वर हमेशा मदद करता है आपकी जो अच्छा काम करते हैं। तो मेरे को कोविड हुआ और मुझे पता नहीं चला। जब रेगुलर टेस्ट मैंने कराया दिसंबर के महीने में, तो मैंने कहा भाई कोविड टेस्ट भी कर लो, एंटीबॉडी टेस्ट कर लो, तो देखा उसमें मेरा कोविड होके निकला हुआ है। तो मैंने देखा कि ईश्वर हमेशा हेल्प करता है, जो मदद करते हैं, और मैंने वो पूरी कोशिश की लोगों की मदद करने के लिए। उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा और आगे भी हम हमेशा मदद करते रहेंगे। जब भी तीसरी लहर आएगी उसमें किसी को मदद कर हमेशा आगे रहेंगे। अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से समाज के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो मदद फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। मेरा तो ये सभी से आह्वान रहेगा कि सब एक दूसरे के लिए आगे आए। मदद, समाज के हम संपर्क वर्ग है, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, जिस तरह से भी हम मदद करना सकते हैं, आपके अंदर भाव होना चाहिए कि हम मदद करें। क्योंकि हमने कोविड काल में भी देखा है कि हम, पैसा सब कुछ नहीं होता है, जो अंदर से खुशी है, जो अंदर से हैप्पीनेस है, वो अपने इनर लिसनिंग से ही आती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मदद आए, चाहे हम वो शिक्षा के क्षेत्र में करें, चाहे ब्लड डोनेट करें, चाहे कोविड काल में मदद करें एक दूसरे की आगे आके। तो हमें पूरी टीम वर्क लेके एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए और उसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम
हमारे अंदर ये कमी हम नहीं कर सकते हैं। आप अपने अंदर खुद एनालिसिस कीजिए कि आपके अंदर वो क्या हुनर है जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़ा सकते हैं, तो आप बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप किसी से फाइनेंशियली भी किसी से मदद कर सकते हैं। आपको किस फॉर्म में करनी है वो आपको खुद एनालिसिस करना है, और दूसरों की हमेशा मदद के लिए आगे ईश्वर आपको देख रहा है, वो हमेशा आपका साथ देगा जिस तरह से मेरा साथ दिया ईश्वर ने। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा हम आगे रहें दूसरों की मदद करने के लिए। हेमंत जी, आपने अपना मूल्य समय निकाल के हमारे दूरदर्शन स्टूडियो आए और समाज की इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हेमंत निगम जी, जो कि समाज सेवी हैं, जिन्होंने कहा कि समाज में अगर हम सेवा का भाव हो तो हम किसी भी भाव से कर सकते हैं। इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आज इनसे प्रेरित होकर समाज की सेवा के लिए जरूर आगे आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।